फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उपभोग फलन। ये उपभोग फलन आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो उपभोग फलन में क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपभोग फलन किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग किसी भी इसको यहाँ से देखे, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग व्यय अथवा उपभोग मांग, एक ही बात है, कुल उपभोग व्यय बोले या उपभोग मांग, उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। जब आय बढ़ती है तब कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब आय घटती है तो उपभोग मात्रा भी कम हो जाती है। उपभोग तथा आय के इस संबंध को क्या कहते हैं? उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग को C से डिनोट करते हैं और इनकम को Y से। इस दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो फंक्शनल रिलेशन है। यही हमारा क्या है? उपभोग फलन है, ठीक है। यही हमारा क्या है? उपभोग फलन है। अर्थात उपभोग मुख्यतः आय का फलन है। फलन मतलब क्या होता है? फलन मतलब हो गया, फलन मतलब निर्भर होना। फलन मतलब क्या हो गया? निर्भर होना, ठीक है। जैसे हमने बोला कि C इक्वल टू फंक्शन ऑफ C डिपेंड्स अपॉन इनकम, तो इसका मतलब कंजम्पशन निर्भर है किस पर? इनकम पर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परतंत्र, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी ये हो गया परतंत्र और ये हो गया स्वतंत्र चर हो गया, ठीक है। अब आगे आए। अब आगे कहता है उपभोग फलन, और उपभोग फलन जो है वह क्या है? आय यानी इनकम और उपभोग यानी कंजम्पशन के बीच फलनीय संबंध को व्यक्त करता है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग पर किया गया व्यय उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। उपभोग प्रवृत्ति कहने का मतलब है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। वह क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। जिस आय स्तर पर उपभोग आय के ठीक बराबर होता है उसे अंतराल बिंदु कहते हैं। अतः कुल आय का जो भोग यानी उसे अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्या है? अंतराल शून्य बिंदु है। अंतराल शून्य बिंदु, अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। ये हो गया, अंतराल शून्य बिंदु कहते हैं। अतः कुल आय का जो भाग उपभोग के लिए व्यय किया जाता है उसे किन्स ने क्या कहा? उपभोग प्रवृत्ति कहा। यानी अपने इनकम का जो पार्ट हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं यानी व्यय करते हैं, वही हमारा क्या उसको किन्स ने क्या कहा? उपभोग प्रवृत्ति कहा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो किन्स ने किया। अब किन्स के उपभोग फलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है कि उपभोग व्यय जो है वह व्यय योग्य आय का फलन है, ठीक है। यानी हम जो लिखते हैं C इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम नहीं, ये डिस्पोजेबल इनकम, क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है। डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? तो डिस्पोजेबल इनकम यानी YD किसको कहते हैं? ये हो गया डिस्पोजेबल इनकम। यानी डिस्पोजेबल इनकम कहने का मतलब व्यय योग्य आय, ठीक है। तो व्यय योग्य आय क्या हो गया? यानी हमारा जो टोटल इनकम है, टोटल जो इनकम है, उस इनकम का पार्ट हम क्या करते हैं? टैक्स के रूप में, यानी वाई का कुछ पार्ट क्या करते हैं? टैक्स के रूप में देते हैं। तो इनकम में से टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स घटाने के बाद जो इनकम बचता है वो हमारा क्या है? वही हमारा YD है। यानी इसको हम ऐसे लिखें कि इसको हम लिखें यानी इनकम Y में से
टैक्स को डिडक्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा वाई डी डी मतलब डिस्पोजेबल यानी व्यय योग्य आय। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी सी किस पे निर्भर करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये निर्भर करता है इनकम पर नहीं बल्कि व्यय योग्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम पर निर्भर करता है। तो ये हमारा जो लाइन है उपभोग व्यय जो है वह व्यय योग्य आय का फलन है, ना कि केवल आय का। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। सही बात है। अब चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी को बोलते हैं किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसी को बोला जाता है। दूसरा सेकेंड पॉइंट क्या है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी उपभोग व्यय तो बढ़ता है किंतु यह वृद्धि आय में हुई वृद्धि के बराबर नहीं होता। ठीक है, यानी एक तरफ इनकम है और एक तरफ कंजम्पशन है, यानी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ये प्लस होगा तो ये भी बढ़ेगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, यानी घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन जितना हमारा इनकम बढ़ेगा, जिस रेशियो से बढ़ेगा उस रेशियो से ये हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, तो आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय तो बढ़ता है किंतु यह वृद्धि जो है वह आय में वृद्धि के बराबर नहीं होता, अर्थात उपभोग उतना नहीं बढ़ता जितनी आय बढ़ती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि आय में वृद्धि का कुछ भाग क्या करते हैं, बचत हो जाती है। यानी इनकम जो है वाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस। ठीक है, तो सी मतलब क्या हो गया, उपभोग यानी कंजम्पशन, और एस मतलब क्या हो गया, सेविंग यानी बचत, यानी उपभोग प्लस बचत। यानी आय जो हमारा है वह आय क्या है, आय जो हमारा है आय बराबर क्या होगा, उपभोग प्लस बचत। ठीक है, बचत हो गया। तो हम क्या, इसका कारण क्या, इसका कारण यह है कि आय में हुई वृद्धि का कुछ भाग क्या हो जाता है, यानी वाई बराबर जो सी प्लस एस है, तो आय का बढ़ा हुआ भाग केवल सी में नहीं जाएगा बल्कि कुछ पार्ट जो है वो हमारा एस में भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई, ये नहीं होगा, नहीं वाई जो क्या होगा, वाई बराबर फॉर्मूला होता है सी प्लस एस। अब जैसे डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी जैसे ही इनकम में इंक्रीज होगा तो हमारा डेल्टा सी यानी सी में भी डेल्टा लगेगा और एस में भी लगेगा यानी सेविंग में भी लगेगा। ठीक है, तो यानी डेल्टा वाई क्या हो गया, आय में वृद्धि, डेल्टा सी क्या हो गया, उपभोग में वृद्धि, और डेल्टा एस क्या हो गया, बचत में वृद्धि हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होगी किंतु यह घटती हुई दर से होगी, अर्थात बढ़ी हुई आय का कम हिस्सा उपभोग पर व्यय होगा तथा बचत में वृद्धि होगी, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ डेल्टा एस में भी वृद्धि होगी अथवा डेल्टा सी में कमी हो तथा डेल्टा सी में कमी होगी। तो यानी यही तीन जो हमारे हैं, ये तीन जो हमारे हैं यानी 1 2 और 3, ये 3, यही हमारा क्या हो गया, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जिसको किन्स का उपभोग फलन नियम, मनोवैज्ञानिक नियम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट हमारा है कि किन्स का यह उपभोग फलन उनके उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित, मैंने पहले ही बोला था ये क्या है, मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जो यह मानता है कि उपभोग जो है केवल आय पर ही निर्भर होता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल, यानी किन्स ने उपभोग को क्या माना, केवल आय पर निर्भर। ठीक है, केवल आय पर निर्भर कहने का मतलब क्या है, करेंट इनकम पर, यानी ये केवल करेंट की बात कर रहे हैं, ना कि फ्यूचर की और ना ही पास्ट की। तथा अल्पकाल में आय वितरण, कीमत स्तर, जनसंख्या वृद्धि की दर, व्यक्तियों की आदतें, मानसिक स्थिति तथा फैशन जैसे संस्थागत तथा मनोवैज्ञानिक तत्व यथा स्थिर रहते हैं। ठीक है, यानी ये सब, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइस लेवल हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, व्यक्तियों की आदतें हो गया, हैबिट्स हो गया, मानसिक स्थिति हो गया, फैशन हो गया, ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तभी ये क्या होगा, लागू, यानी उपभोग जो है केवल आय पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब उपभोग फलन के रूप, यानी इसके रूप क्या है, यानी दो रूप हैं, एक समयापश्यता है,
एक समय पछता युक्त उपभोग फलन है, यानी एक टाइम से लैग हुआ, एक टाइम पर डिपेंड है और एक टाइम का लैग है। लैग मतलब क्या, अभाव है, कमी है। तो क्या है, पहला देखिए समय पश्चता विहीन उपभोग फलन, यानी समय पछता नहीं है। ठीक है, विहीन मतलब नहीं है, यानी समय पछता नहीं है, विहीन मतलब ये हो गया। तो इसमें किसी समय अवधि में होने वाला उपभोग उसी समय अवधि की आय पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब क्या कि कंजम्पशन जो है वो करेंट टाइम यानी टी में, टी मतलब टाइम हो गया, ये करेंट टाइम हो गया, यह डिपेंड करता है किस पे, फंक्शन ऑफ वाई टी पर। ठीक है, वाई मतलब किस प्रकार का वाई है, ये तो डिस्पोजेबल है ही, लेकिन क्या है, यह करेंट इनकम पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी टी हो गया टी अवधि में उपभोग की मात्रा, और वाई टी हो गया टी अवधि में आई की मात्रा। ठीक है, अब देखिए समय पश्चता युक्त, यानी जिसमें समय पछता हो, यानी टाइम का लैग हो, क्या है, तो इसमें किसी समय अवधि में होने वाले उपभोग उससे पहले की अवधि की आय से संबंधित होता है, यानी ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी सी टी क्या है, वह डिपेंड है फंक्शन ऑफ किस पे, ये डिपेंड है वाई टी माइनस वन। ठीक है, इसमें वाई टी माइनस वन क्या है, वाई टी माइनस वन अवधि से पहले की अवधि की आय है। किन्स ने समय पछताविहीन उपभोग फलन को माना है। ठीक है, किन्स ने किसको माना है, समय पछताविहीन, यानी किसको माना है, किन्स ने, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, किन्स ने किसको माना है, वाई टी को माना है, ना कि वाई टी माइनस वन को माना है। ये किन्स ने नहीं माना है। ठीक है, किसने किसको माना है, इसको माना है, ये किन्स का है। ठीक है, तो इसलिए उनके सिद्धांत पर एस्थेटिक होने का दोष लगाया जाता है। एस्थेटिक मतलब क्या, एस्थेटिक होने का, डायनेमिक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने करेंट टाइम को लिया है। ठीक है, इनकम पर भी क्या किया, करेंट टाइम को, और कंजम्पशन भी करेंट टाइम को लिया है, ना कि टाइम लैग को लिया है। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बहुत ही बड़ी से कंपटीशन में भी क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, कि किन्स का जो कंजम्पशन है वह किस पे डिपेंड करता है, वाई टी पर या फिर वाई टी माइनस वन पर। तो ये हमेशा टी पर निर्भर करता है। टी मतलब क्या, करेंट टाइमिंग, करेंट इनकम पर निर्भर करता है, ना कि पास्ट इनकम पर। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक और हमारा ये ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग देखें। ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ का एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्या है इस ग्राफ में। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ओ एक्स हो गया। ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई ओरिजिन हो गया। ठीक है, यानी ओ एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है, कंजम्पशन यानी सी, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, इनकम वाई। ठीक है, ये हो गया आई एक्स एक्सिस पे, और ये हो गया उपभोग। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से, यानी ये जो लाइन हम खींचेंगे, तो जब भी हमारा इनकम लाइन होगा वो हमेशा ओरिजिन से निकलेगा। ठीक है, यानी वाई। ठीक है, अब हमारा कंजम्पशन जो होगा वो हमेशा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, जिसको सी बोलेंगे। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ से क्यों निकलता है, क्योंकि जब हमारा इनकम भी नहीं होता है तभी हम क्या कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से निकलेगा। अब ये यहाँ से जो ये लाइन जाएगा, इस ग्राफ को हम ऐसे बनाएं, ये थोड़ा सीधा करके, ये लाइन हमारा ऐसे गया वाई, 45 डिग्री लाइन भी बोल सकते हैं इसको हम, और ये हमारा जो होगा इसको ऐसे टच करते हुए सी हमारा ऐसे होगा, यानी जिस पॉइंट पर यह टच करेगा, ये यहाँ से एक लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस पे। ये तो ये हमारा क्या हो गया, सी कंजम्पशन, और ये हो गया इनकम। ठीक है, ओ एक्स पर ओ वाई पर। अब इसको हम, इस लाइन का नाम ए देते हैं, ओ ए। ये हो गया 45 डिग्री हो गया, इनकम लाइन है ये। ठीक है, और ये हमारा जो लाइन है इसको हम क्या नाम दिए हैं, ओ वाई, यानी सी बराबर वाई है यहाँ पर,
और ये हो गया हमारा सी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा ओ वाई हो गया, और ये हमारा ये जो लाइन हो गया हमारा सी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया C1 नाम दे दिए और इसका नाम दे दिए Y1। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखना है कि सी क्या है। सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी बराबर कंजम्पशन बराबर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ए प्लस बी वाई। तो ए क्या है, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी ये जो हमारा इस लाइन को जो हमने यहाँ से खींचा, यानी ये इतना जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा ओ ए, यही हमारा क्या है, यही हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी स्वायत्त उपभोग व्यय है। ठीक है, यानी सी बराबर ए प्लस बी वाई, ए हो गया समझ गए स्वायत्त उपभोग व्यय, और वाई हमारा इनकम हो गया। ठीक है, और बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा ये जो बी, सी बराबर ए प्लस बी वाई, जिसमें बी हमारा एम पी सी हो गया, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया एम पी सी, यानी एक होता है ए पी सी, एक होता है एम पी सी। तो एम पी सी बराबर क्या होता है, एम पी सी बराबर होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखिए सी उपभोग हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा उपभोग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उपभोग हो गया, वह हमारा उपभोग आय हो गया, बी हमारा स्थिर राशि हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ए बराबर यह स्थिरांक हो गया जो स्वायत्त या न्यूनतम उपभोग का सूचक है और आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। सही बात है। ये जो बी है हमारा, बी यानी सी बराबर जो ए प्लस बी वाई हमने लिखा है, ये ए क्या है, ये आय से प्रभावित नहीं होता है। तो आय से प्रभावित कौन होगा, बी होगा। ठीक है, ये बी होगा। वो फलन देखिए ओ सी बराबर वाई, आय उपभोग रेखा को दिखाती है। यदि आय और उपभोग व्यय बराबर हो तो आय में वृद्धि होने पर उपभोग भी उसी समान अनुपात में बढ़ जाता है। ए सी वक्र बराबर उपभोग फलन रेखा, इस रेखा के ई बिंदु के बाईं ओर आय उपभोग व्यय से आय उपभोग से कम है। जैसे जैसे आय बढ़ती है यह अंतर कम होता जाता है और ई बिंदु पर आय और बराबर उपभोग व्यय, इस बिंदु पर यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गए हमारे, यानी दोनों पे गैप ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये क्या है, ये लाइन और ये लाइन दोनों जैसे जैसे ई पॉइंट पर आता है वहाँ पे क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ओ ए क्या है, स्वायत्त न्यूनतम उपभोग की मात्रा है, ये ओ ए। ठीक है, अर्थात आय शून्य होने की स्थिति में भी व्यक्ति ओ ए मात्रा के बराबर न्यूनतम उपभोग करता है। ई बिंदु के दाहिनी ओर उपभोग वक्र ए सी आय से कम है, तो दिखाता है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, ये तुलना में कम होता है और बचत में भी वृद्धि होती है। ये लाइन बताता हमारा है। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसे देखें क्या है, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए उपभोग प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं, उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में सामान्यतः स्थिर रहती है क्योंकि अल्पकाल में व्यक्तियों की उपभोग संबंधी आदतों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि गिन्स के अनुसार ये अल्पकाल की बात करते हैं गिन्स। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड है निर्धन व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति धनी व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है कि गरीब व्यक्तियों का एमपीसी अधिक होता है या फिर अमीर व्यक्तियों का, तो गरीब व्यक्तियों का ज़्यादा। क्यों होता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अपनी समस्त आय को भी उपभोग पर व्यय कर देते हैं, जबकि धनी व्यक्ति अपनी आय का बहुत कम भाग उपभोग पर व्यय करते हैं और बाकी क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का स्तर उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने पर आय और रोजगार स्तर में भी, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है, आय और रोजगार स्तर इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे हमारा नेक्स्ट है हमारा उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व।
ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? दो तत्व होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो एक व्यक्तिगत है जो आंतरिक है, और दूसरा वस्तुगत है जो बाह्य है। यह वे मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति की उपभोग की इच्छा प्रभावित होती है। वैसे संपत्ति को एकत्रित करने की इच्छा, भविष्य के लिए बचत की इच्छा, मितव्ययिता के लिए दृष्टिकोण, अज्ञात संकटों से सुरक्षा, भविष्य में, ये सभी क्या होते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद बाह्य वस्तुगत यानी बाह्य तत्व में क्या आते हैं? ये वे बाहरी तत्व हैं जो व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि व कमी कर सकते हैं, जैसे आय का आकार, कीमत स्तर में परिवर्तन, राजकोषीय नीति, ब्याज की दर, आय का वितरण, आकस्मिक लाभ, हानि इत्यादि। ठीक है। किन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में सामान्यतः स्थिर रहती है। ठीक है। जिसका मुख्य कारण यह है कि उपभोग प्रवृत्ति मुख्यतः व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक व्यवहार तथा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह कारण अल्पकाल में स्थिर तथा सामान्य रहते हैं। इसलिए अल्पकाल में किसी भी अर्थव्यवस्था की उपभोग प्रवृत्ति प्रायः परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। अब इसके सारांश क्या हैं? सारांश है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन्स के उपभोग फलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किन्स के अनुसार उपभोग आय का फलन होता है, और आय क्या है? वह उपभोग बचत को निर्धारित करती है, क्योंकि अल्पकाल में ब्याज दर प्रायः स्थिर रहती है। ठीक है। उपभोग फलन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी और एपीसी को प्रभावित करती है। किन्स के उपभोग फलन में औसत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि के साथ घटती है तथा सीमांत प्रवृत्ति शून्य से अधिक और इकाई से कम होती है। ठीक है। एमपीसी क्या होगी? एमपीसी क्या होगा? 0 से अधिक और 1 से कम। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सारांश में किन्स का उपभोग फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है, क्योंकि किन्स ने अपने सिद्धांत में अल्पकाल में ही आय और रोजगार निर्धारण की व्याख्या की है। यानी किन्स ने जो है वह क्या किया है? उन्होंने अल्पकाल की बात कही है। किन्स के बाद उपभोग फलन के क्षेत्र में कौन कौन आ रहे हैं? साइमन कुजनेट्स हैं, गोल्डस्मिथ हैं इत्यादि ने अनेक सर्वे किए। तथ्य सामने आया कि उपभोग फलन दो प्रकार का होता है, एक किन्सी अल्पकालीन गैर अनुपातिक, ठीक है, दूसरा है दीर्घकालीन अनुपातिक उपभोग फलन। यानी किन्सीय जो उपभोग फलन है वो क्या है? वह एक तो अल्पकालीन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा गैर अनुपातिक है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि गैर अनुपातिक क्या होता है, और दूसरा जो उन्होंने आगे के अर्थशास्त्रियों ने बताया वह क्या है? वह अल्पकालीन ना होकर दीर्घकालीन है, और क्या है? गैर अनुपातिक ना होकर वह क्या है? अनुपातिक केवल है। इसी के अनुसार व्यक्तियों की उपभोग व्यवहार निर्धारित होता है। जिसमें कौन कौन अर्थशास्त्री हैं? दीर्घकाल में ड्यूजनबरी हैं, मिल्टन फ्रीडमैन है और एंडो मोदिग्लानी इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने सिद्ध करने के लिए वैकल्पिक सिद्धांत का प्रयोग किया। कौन कौन है? ड्यूजनबरी हैं, मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है, और एंडो मोदिग्लानी है। ठीक है। ये सभी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद किन्स के उपभोग फलन की आलोचना क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें है उपभोग प्रवृत्ति एक भ्रामक धारणा है, क्योंकि यह प्रवृत्ति के बजाय एक गणितीय संबंध की व्याख्या करता है। सही बात है, क्योंकि ये क्या करता है? C बराबर A प्लस B Y की भी बात करता है, और C बराबर फंक्शन ऑफ इनकम की। ये सभी क्या है? मैथमेटिकल टूल्स हैं। ठीक है। और उपभोग की धारणा क्या है? केवल परिमाणात्मक दृष्टिकोण से की गई है। ठीक है। यानी केवल क्या है? यह गुणात्मक नहीं होकर केवल क्या है? परिमाणात्मक है। ठीक है। उसके बाद परिमाणात्मक है और गणितीय संबंध दो हो गया। उसके बाद किन्स के उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या को व्यवहारिक रूप में सिद्ध करना संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति आय के अतिरिक्त अन्य तत्वों से भी प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि किन्स ने जो कहा है कि सी डिपेंड्स अपॉन फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। ये केवल डिस्पोजेबल इनकम पर ही निर्भर करता है, जबकि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि केवल इनकम नहीं बल्कि और अन्य फैक्टर भी इसको प्रभावित कर सकते हैं जो एसेट्स हैं। ठीक है। यानी पास्ट का इनकम भी प्रभावित कर सकता है और फ्यूचर का भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है। और इसको एसेट्स भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहना सही नहीं है कि केवल करेंट इनकम ही क्या करेंगे? इसे प्रभावित करेंगे। ठीक है। अब आगे देखें। आगे है
किसी व्यक्ति का उपभोग स्तर केवल उसकी निरपेक्ष आय से प्रभावित नहीं होता। निरपेक्ष आय किसको बोलते हैं? निरपेक्ष आय हो गया कि उसकी अपनी जो आय है, अपनी आय जो है, स्वयं की आय को क्या निरपेक्ष आय बोलेंगे। एक होता है सापेक्ष आय, निरपेक्ष को एब्सोल्यूट बोलते हैं और सापेक्ष को रिलेटिव बोलते हैं। रिलेटिव मतलब क्या है? सापेक्ष कहने का मतलब क्या है? जो दूसरे से प्रभावित, किसी दूसरे व्यक्ति से हमारा इनकम प्रभावित हो तो वो सापेक्ष हो गया। जब स्वयं की इनकम से प्रभावित हो तो उसको निरपेक्ष बोलते हैं। तो निरपेक्ष आय से प्रभावित नहीं होता है। किसी व्यक्ति का उपभोग स्तर केवल निरपेक्ष आय से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि केन्स ने क्या निरपेक्ष आय की बात कही, ठीक है, उन्होंने सापेक्ष आय की बात नहीं की। इस पर आय प्राप्ति की संभावनाओं का भी असर पड़ सकता है, ठीक है। तो ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। क्या? तो पहला तो जो सी है वह किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है डिस्पोजेबल इनकम पर। और डिस्पोजेबल इनकम किस प्रकार का है? तो करेंट है। ये क्या है? करेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि निरपेक्ष आय की बात, यानी आय किस प्रकार का है किसका? वह निरपेक्ष आय है, ना कि सापेक्ष है, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चक्रीय परिवर्तनों के प्रभाव से उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने तत्वों में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी साइक्लिकल जो चेंजेज आते हैं उससे ही प्रभावित होता है, जिसको केन्स ने नहीं माना है। अतः केन्स द्वारा निर्धारित सीमाओं के बीच 0 और 1 के बीच MPC स्थिर नहीं रह सकता है, ठीक है, जो इसकी आलोचना में है। तो ये यहाँ तक, ये आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपभोग फलन के वैकल्पिक सिद्धांत होंगे, ठीक है। ये उपभोग फलन का डिटेल्स हो गया, जिसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, उपभोग फलन का अर्थ क्या है, उपभोग फलन के रूप क्या हैं, ठीक है, और उपभोग फलन की, उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं, और उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, और इसके सारांश क्या है, ठीक है। यानी उपभोग फलन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।